गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब तक हम हमारे टॉपिक में आईसीबीएन की 2 रूल्स देख चुके थे और आज के इस टॉपिक में हम 2 रूल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आज के इसमें मतलब आईसीबीएन का थर्ड और आज के टॉपिक का जो फर्स्ट रूल है वो है द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी टैक्सॉन का वैलिड नेम वो होता है जो सबसे पहले लेजिटिमेट तरीके से रखा जाता है और उसे ही प्रायोरिटी दी जाती है। इसी नाम का उपयोग सही माना जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी प्लांट है उसका बॉटनिकल नेम रखा गया तो उसका वही बॉटनिकल नेम सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाएगा जो सबसे पहले लेजिटिमेट मतलब कि जो रूल्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग रखा गया हो और उसी को हम प्रायोरिटी देंगे। तो इसी नाम का उपयोग सही माना जाता है। इस सिद्धांत की उपयोगिता फैमिली से नीचे के टैक्सा के लिए मानी जाती है। जो फैमिली से नीचे का टैक्सा होगा उसके लिए, अपर टैक्सा के लिए ना होकर के नीचे वाले टैक्सा के लिए। हायर टैक्सा के लिए यह सिद्धांत मान्य नहीं है। अगर एक टैक्सा के एक से ज़्यादा नाम हैं और इस कंडीशन में सबसे पहले पब्लिश्ड नेम को वैलिडिटी मिलती है। अगर कोई प्लांट है उसके एक से ज़्यादा बॉटनिकल नाम रख दिए गए हैं तो जो सबसे पहले पब्लिश्ड होगा, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन होगी उसके बेसिस पर जो सबसे पहला वाला नाम होता है वो वैलिड माना जाएगा। एग्जाम्पल है इसका जैसे जीनस निम्फिया। तो जो निम्फिया है उसके 3 नाम दिए हुए हैं। जैसे 1768 में निम्फिया नोचेली, 1799 में निम्फिया प्यूबिसेंस और 1872 में निम्फिया टॉरस। तो यहाँ पर सबसे पहले निम्फिया नोचेलिया इसको वैलिड माना जाएगा क्योंकि यह सबसे पहले दिया हुआ नाम है। फिर इन तीनों में फर्स्ट नेम ही सही होता है क्योंकि सबसे पहले पब्लिश्ड हुआ है। बाकी के 2 नाम उसके सिनोनिम्स मान लिए जाते हैं, सही हैं लेकिन वो उसके सिनोनिम होंगे, लेकिन जो सबसे वैलिड नाम है वो निम्फिया होगा। फिर अब जब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशन से मतलब कि कहाँ कहाँ ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी काम आता है और कहाँ पर यह वैलिड नहीं होता। फर्स्ट है नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा। तो दिस इज़ लिमिटेशन ऑफ प्रायोरिटी रूल। नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा प्रायोरिटी रूल की लिमिटेशन होती है। इसके अकॉर्डिंग कुछ जेनेरा के नेम बहुत लंबे समय से यूज़ किए जा रहे हैं, वह ये अधिक प्रचलित हैं, इसलिए इन नामों को बदलना सुविधाजनक नहीं होता। इसके लिए स्टॉकहोम कांग्रेस में जीनस ऑर्डर फैमिली के नामों के संरक्षण का अधिकार नियमबद्ध हायर टैक्सा के नामकरण के तहत मिला। फिर इसी तरीके से सिडनी कांग्रेस में 1981 में पहली बार 1981 में ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम के बारे में बताया। लीनियस 1753 में ट्रिटिकम की 2 स्पीसीज़ बताई थी, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम हाइबरनिकम। तो नामकरण के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई दूसरा लेखक इन नामों को मिलाता है और उसके पास चयन का अधिकार होता है कि वह बायनोमियल नेम को रखना उचित समझता है या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो जेनेरा के जो नेम होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से यूज़ में लिए जा रहे हैं और अगर हम उनको एक अचानक से चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में ऐसे नाम जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और लंबे टाइम से यूज़ में लिए जा रहे हैं वो हम यूज़ में लेंगे और वो वैलिड माने जाएंगे। इसी तरीके से जो ट्रिटिकम एस्टिवम था, लीनियस ने उसका नाम रखा था ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम हाइबरनिकम। तो इसके अकॉर्डिंग यही है कि जो सबसे फेमस नाम जो पहले से चलता आ रहा है उसे ही हम यूज़ में लेंगे, ना कि चेंज किए हुए नाम को। इसी तरीके से लीनियस ने 1753 में टमाटर का नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम रखा था। फिर पी मिलन ने इस नाम को बदलकर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम रख दिया। कार्सन ने 1882 में इसका नाम फिर से बदला और लाइकोपर्सिकम लिन कार्स्ट रख दिया। तो अब इनमें स्पीसीज एपिथेट लीनियस का रखने के कारण यह नाम टोटेनिम बन गया। जैसे लीनियस ने तो नाम रखा सोलेनम लाइकोपर्सिकम
और पी मिलन ने नाम रखा था लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, जो नाम हम आज भी यूज़ में लेते हैं। इसी तरीके से कार्स्टन था, इसने क्या किया, इसका नाम रख दिया लाइकोपर्सिकम लिन कार्स्ट, जिसके कारण इसने लीनियस का नाम भी इसमें डाल दिया और साथ में पीछे खुद का भी। तो इस तरीके से ये नाम था जो टोटोनिम बन गया, टोटोनिम मीन्स फाल्स। फिर निकल्सन के द्वारा 1968 में रखा गया नाम लाइकोपर्सिकम को शुद्ध माना गया, किंतु मिलर द्वारा 1768 में रखा गया नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम बहुत ज़्यादा पुराना था, तो इसलिए यह अधिक प्रयोग में लाया गया और मान्य हुआ। इसी तरीके से जो निकल्सन था उसने 1968 में लाइकोपर्सिकम नाम रखा टमाटर का, लेकिन सबसे पुराना नाम था पी मिलन का, जो कि लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम था। तो इस तरीके से यह नाम मान्य हुआ। फिर इसके बाद दूसरा है नॉमिना जेनेरिका कंजरवेंडा के अलावा लिमिटेड अप टू फैमिली रैंक, कुल की कोटि तक सीमित। तो यह सिद्धांत कुल की कोटि या फैमिली रैंक से ऊपर के रैंक के लिए लागू नहीं होता, कि जो फैमिली से नीचे वाले टैक्सा होते हैं उनके लिए ही यह लागू होगा, यह रूल ऊपर वालों के लिए लागू नहीं होता। अब चौथा रूल हम देखते हैं ICBN का, नेम ऑफ द फैमिली, कुलों के नाम। फैमिली के नेम के लास्ट AC सफिक्स लगाया जाता है, सफिक्स यूज़ में लिए जाते हैं, तो फैमिली के बाद AC लगाया जाएगा। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी भी होती हैं जो लंबे समय से यूज़ में आ रही हैं और उनको ऐसा का ऐसा ही उपयोग में लाया जाता है। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस सेंट लुइस में संपन्न हुई, उसमें इन कुलों के विकल्पी नाम के बारे में बताया गया। अब जो बहुत लंबे टाइम से यूज़ में आ रही है 16वीं, तो कुछ फैमिली के नाम ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से यूज़ में आ रहा है, तो इनके नामों के बारे में बताया गया। जैसे कि यह सन 2000 में प्रकाशित किए गए कि यह ICBN के सेंट लुइस कोड के नाम से जाने जाता है। तो जो बहुत लंबे टाइम से यूज़ में आ रहे हैं फैमिली के नाम, तो उनके लिए कुछ ऐसे अल्टरनेटिव भी बनाए गए जो कि जैसे AC सफिक्स उसमें लग सके। तो इनको हम सेंट लुइस कोड के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 2000 में पब्लिश हुए थे। तो वर्तमान में इन सभी फैमिलीज़ का वैकल्पिक नेम देखते हैं। जैसे पहले वाला नाम तो था क्रूसीफेरी, इसका आधुनिक विकल्पी नेम हो गया ब्रेसिकेसी। गटीफेरी का क्लूजिएसी, लेग्यूमिनेसी का फैबेसी, और अम्बेलीफेरी का एपिएसी, कंपोजिटी का एस्ट्रेसी, लैबिएटी का लैमिएसी, पामी का एरिकेसी, ग्रेमिनी का पोएसी। फिर पांचवा रूल देखते हैं हम, नेम ऑफ जेनेरा। किसी भी सोर्स या स्वैच्छिक रखे जाते हैं, ये जीनस का नाम है। जो सोर्स से मतलब है कि जिस जगह पर यह स्पीसीज़ पाई जाती है, तो उसके आधार पर यह प्लांट स्पीसीज जहाँ मिल रही है उस आधार पर उसका नाम रख दिया, या फिर स्वेच्छा कि जो अपन को इसके कैरेक्टर किसी और चीज़ से मिलते हुए दिखे तो उसके आधार पर इसका नाम रख दिया। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जेनेरा का जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर होते हैं। फर्स्ट प्लांट और एक प्लांट का एक ही जेनेरिक नेम होता है। जेनेरिक नेम हमेशा सिंगुलर होते हैं। जीनस नेम के अंत वाले शब्द को देखने पर लगता है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। जो जीनस का जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके आधार पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो नाम है, नाम की जो संज्ञा होती है वो किस लिंग से रिलेटेड है। जैसे पुल्लिंग के लिए UM, जैसे कैरम, एंथियम। स्त्रीलिंग के लिए IS, आइबेरिस, कैलेट्रोपिस। नपुंसक के लिए एलेस्टोनिया, राउवुल्फिया। पूर्व में नाम सिर्फ लैटिन शब्द से निर्मित होते थे, लेकिन अब बहुत अधिक पादपों की खोज हो जाने के कारण निम्न तरह से भी जेनेरिक नाम लिखे जाते हैं। पहले सिर्फ ये होता था कि लैटिन शब्द है उसमें से कोई नाम लिया और उसके आधार पर उसका नाम बना दिया, लेकिन अब प्लांट इतने सारे खोजे जा चुके हैं तो अलग अलग तरीक़ों से भी नाम रखे जाते हैं। जैसे कि पहला इसमें देखते हैं प्लेस ऑफ डिस्कवरी, कि जिस स्थान से पादप खोजा गया है उस स्थान के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे साइबेरिया से
अराकेरिया, अराको चिली से, अरेबिस अरेबिया से। बेस्ड ऑन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब लाक्षणिक गुणों के आधार पर कि प्लांट का क्या स्पेशल कैरेक्टर है। तो ज़ैंथोजाइलम येलो वुड, इसमें इसकी जो वुड होती है येलो कलर की होती है। सिल्वर ट्री इस ल्यूकोडेंड्रॉन। अब देखते हैं इसके अलावा मिथोलॉजिकल ऑरिजिन, मतलब कि पौराणिक उत्पत्ति, जो पौराणिक कथाएं चलती हैं उनके आधार पर भी उसका नाम रख दिया जाता है। तो ये मोस्टली जो नाम होता है ग्रीक वर्ड से ऑरिजिन होता है, जैसे थियोब्रोमा, नारसिसस। फिर इसके बाद लास्ट है इन ऑनर ऑफ एमिनेंट बॉटनिस्ट, मतलब जो बॉटनिस्ट जिसने वो प्लांट की खोज की है या फिर कोई फेमस बॉटनिस्ट है उसके ऑनर में भी हम रख देते हैं। जैसे फादर ऑफ बॉटनी इसके ये थे थ्रियोफ्रेस्टस, तो प्लांट का नाम है थ्रियोफ्रेस्टा। हुकर के नाम पे हुकीरा।